नेक्स्ट आपका ए डिस्क ड्राइव हैज 100 सिलेंडर फ्रॉम 0 to 99। तो यहाँ पे 0 to 99 सिलेंडर्स गिवन आपको, तो टोटल कितने हैं 100। अब डिस्क रिक्वेस्ट गिवन है जो कि आपकी 12, 26, 24, 4, 42, 8 और आपका 50 इन दैट ऑर्डर। द ड्राइवर इज करंटली सर्विंग ए रिक्वेस्ट एट ए सिलेंडर नंबर 24। तो यहाँ पे एक सिलेंडर है 24, तो यहाँ पे आपका करंट ड्राइवर आपका ए सीक टेक्स 6 मिलीसेकंड पर सिलेंडर मूव्ड, हाउ मच सीक टाइम इज नीडेड फॉर शॉर्टेस्ट सीक टाइम फर्स्ट एल्गोरिथम। तो यहाँ पे कौन सा एल्गोरिथम यूज हुआ आपका, शॉर्टेस्ट सीक टाइम फर्स्ट एल्गोरिथम। तो देखो करंट की जो पोजीशन गिवन है वो है आपकी 24। अब यहाँ पे नेक्स्ट कौन से सिलेंडर पे मूव करेगा, तो शॉर्टेस्ट सीक टाइम फर्स्ट का मतलब है जिस सिलेंडर पे जाने पे इसको कम टाइम लगेगा तो वहां पे ये मूव कर जाएगा। तो यहाँ पे जो रिक्वेस्ट आपकी, तो रिक्वेस्ट से अब करंट पोजीशन आपकी 24, तो 24 के नियर बाय कौन सा पड़ेगा, यहाँ पे 26 पड़ेगा, ऑब्वियस सी बात है। तो यहाँ पे नेक्स्ट कौन से सिलेंडर पे मूव करेगा, ये 26 पे मूव कर जाएगा, यहाँ पे 24 से 26। अब नेक्स्ट किस पे मूव करेगा, तो यहाँ पे अब नेक्स्ट मूव करेगा 26 के नियर बाय 12 आएगा फिर, तो 26 के बाद यहां मूव कर जाएगा ये 12 पे। अब 12 के बाद कौन से पे मूव करेगा, तो यहां पे 4 ज्यादा दूर हो जाएगा, 42 ज्यादा दूर है, 8, तो नेक्स्ट मूव करेगा 8 पे क्योंकि 8 इसके पास में पड़ेगा यहां पे। 8 के बाद कौन से पे मूव करेगा, तो 8 के बाद अब जाएगा ये क्योंकि 8 के पास में है यहाँ पे 4, तो नेक्स्ट 4 पे मूव कर जाएगा। 4 के बाद अब कौन सा पास में पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे ये सारे के सारे आप कवर कर चुके हो, 8 भी कवर हो गया, तो अब आपके पास में 42 और 50 ही बचा है, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे ये 42 के पास जाएगा। कौन से पे गया, 42 पे, और 42 के बाद लास्ट 50 ही बचा है, इसी को सर्व करेगा। तो इस तरह से शॉर्टेस्ट सीक टाइम फर्स्ट एल्गोरिथम यूज होगा। अब टोटल मूव देख लो कितने हुए यहाँ पे, तो यहाँ पे 26 से 24 मतलब माइनस कर दो, यहाँ पे 26 माइनस 24 प्लस 26 से 12, 26 माइनस 12, 12 से 8 तो 12 माइनस 8 प्लस 8 से 4 तो 8 माइनस 4, 4 से 42, 42 माइनस 4 और 42 से 50, तो यहाँ पे 50 माइनस 42। अब यहाँ पे इनको सॉल्व कर लो, तो यहाँ पे फर्स्ट आपका आएगा 2, फिर नेक्स्ट आपका आएगा 14, फिर आपका आ जाएगा यहाँ पे 4, फिर से 4, फिर आपका 38 और लास्ट में आपका 8। तो जब इन सबको ऐड करेंगे टोटल नंबर ऑफ सिलेंडर मूव वो फाइंड आउट हो जाएंगे, जो कि आ जाएंगे आपके सामने 70। अब एक सिलेंडर को मूव करने पे कितना टाइम लगता है, यहाँ पे 6 मिली सेकेंड, तो 70 सिलेंडर को मूव करने में कितना टाइम लगेगा, 70 इंटू 6 मिली सेकेंड, जो कि आ जाएगा 420 मिली सेकेंड। अब यहाँ पे जो कि आंसर आपका गिवन है सेकंड में, तो इसको सेकंड में कन्वर्ट कर लो, तो डिवाइड बाय 1000 जो कि आ जाएगा 0.42 सेकेंड। तो आपका आंसर हो जाएगा यहां पे डी। नेक्स्ट है लेट पी आई एंड पी जे बी टू प्रोसेस, आर बी द सेट ऑफ वेरिएबल रीड फ्रॉम मेमोरी, डब्ल्यू बी द सेट ऑफ वेरिएबल्स रिटर्न टू द मेमोरी। फॉर द concurrent execution of two process pi and pj which of the following condition is not true। तो यहाँ पे जो एग्जीक्यूशन हो रहा है वो आपका concurrent एग्जीक्यूशन है, concurrent एग्जीक्यूशन ऑफ टू प्रोसेस pi और pj। जब दो प्रोसेस का कंकरेंट एग्जीक्यूशन होता है तो वहां पे एक तो आपका रीड ऑपरेशन होता है, एक आपका राइट ऑपरेशन होता है।
तो आर और डब्ल्यू दो ऑपरेशन है। अब यहाँ पे जब हम कंकरेंट एग्जीक्यूशन करते हैं तो आप रीड के साथ में राइट नहीं कर सकते, रीड एंड राइट नॉट अलाउड, नॉट अलाउड, और राइट के बाद रीड नॉट अलाउड, दोनों ही राइट और राइट नॉट अलाउड। तो यहाँ पे तीनों ही ऑपरेशन आपके अलाउ नहीं होते हैं। अलाउ कौन सा होता है फिर? रीड एंड रीड, ये ऑपरेशन अलाउ होता है यहाँ पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू? तो यहाँ पे फर्स्ट वाला रीड एंड राइट ट्रू है, राइट एंड रीड ट्रू है, रीड एंड रीड नॉट ट्रू, और लास्ट वाला राइट एंड राइट ट्रू। क्योंकि ये सारे के सारे ऑपरेशन अलाउ नहीं होते हैं जब भी हम कंकरेंट एग्जीक्यूशन करते हैं। तो मतलब कि इनका जो इंटरसेक्शन है क्या आना चाहिए? 5, तो यहाँ पे 5 आ रहा है, जबकि थर्ड वाले में 5 नहीं आएगा। तो इसका आंसर साफ साफ दिखाई दे रहा है, आपका सी वाला हो जाएगा। नेक्स्ट आपका ALRU पेज रिप्लेसमेंट इज यूज्ड विद 4 पेज फ्रेम्स। तो टोटल नंबर ऑफ फ्रेम कितने हैं यहाँ पे? 4। टोटल नंबर ऑफ फ्रेम आर 4, 1 2 3 4 एंड 8 पेज। हाउ मैनी पेज फॉल्ट विल अकर विद द रेफरेंस स्ट्रिंग? तो यहाँ पे जो स्ट्रिंग गिवन है वो ये वाला है। इफ द 4 फ्रेम आर इनिशियली एम्प्टी, तो आपको टोटल नंबर ऑफ पेज फॉल्ट बताने हैं। एल्गोरिथम यूज हुआ आपका LRU। LRU का मतलब है लिस्ट रिसेंटली यूज्ड, लिस्ट रिसेंटली यूज्ड रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम। तो जो सबसे कम यूज हुआ है रिसेंट में वो पेज यहाँ पे रिप्लेस होगा। लिस्ट रिसेंटली यूज्ड का मतलब है जो सबसे कम रिसेंट में यूज हुआ है। तो कैसे यूज करेंगे इसको? तो आपका जो रेफरेंस स्ट्रिंग है 0, फिर आपका 1 7 2 3 2 7 1 0 3। तो सबसे पहले 0 आता है, तो जैसे ही 0 आएगा तो आपका पूरा पूरा यहाँ पे फ्रेम फ्री है। इनिशियली कोई भी इसमें स्ट्रिंग नहीं है, तो एम्प्टी है। तो इसका मतलब पेज फॉल्ट हो जाएगा यहाँ पे, पेज फॉल्ट। तो यहाँ पे मैं अरेंज कर लेता हूं इसको एक बार। अब नेक्स्ट 1, तो 1 को जब रेफरेंस करेंगे तो फिर से आपका पेज फॉल्ट ही होगा, क्योंकि इनिशियली सारे के सारे फ्रेम क्या है आपके? एम्प्टी है यहाँ पे। 7 के केस में भी सेम चीज होने वाली है, इनिशियली आपका एम्प्टी है, ये आपका 0 1 और ये 7। 2 वाले केस में भी आपका पेज फॉल्ट हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि ये पेज अवेलेबल नहीं है। स्टार्टिंग में आपके कोई भी पेज अवेलेबल ही नहीं है। अब जैसे ही यहाँ पे 3 आएगा तो यहाँ पे आपका ऑलरेडी क्या है? फ्रेम पूरा पूरा फुल है। तो किसी न किसी एक पेज को यहाँ पे रिप्लेस करना होगा। कौन सा पेज रिप्लेस होगा यहाँ पे? तो यहाँ पे आपका जो लिस्ट रिसेंटली यूज्ड है, जो रिसेंट में कम यूज हुआ है, तो रिसेंट में कौन कौन सा यूज हुआ है? 2 7 और 1। तो कौन सा यूज नहीं हुआ? 0। तो 0 को रिप्लेस करके 3 आ जाएगा यहाँ पे। अब फिर से पेज फॉल्ट हो गया। अब नेक्स्ट 2, तो जैसे 2 आया तो 2 इस फ्रेम के अंदर अवेलेबल है, तो ये आपका हिट हो जाएगा यहाँ पे। 2 वाला क्या हो गया आपका? हिट। अब नेक्स्ट 7 आता है, तो 7 के केस में भी आपका इस फ्रेम में अवेलेबल है पेज, तो ये भी आपका हिट हो जाएगा। नेक्स्ट आया 1, तो 1 इसके अंदर ऑलरेडी है, तो ये भी आपका हिट हो जाएगा। फ्रेम के अंदर ऑलरेडी आपका 1 है। अब नेक्स्ट जैसे ही 0 आया, अब यहाँ पे फॉल्ट हो जाएगा आपका, पेज फॉल्ट। तो अब रिप्लेस होगा कोई ना कोई पेज। तो कौन सा पेज यहाँ पे रिप्लेस होगा? तो रिप्लेस होगा जो लिस्ट रिसेंटली यूज्ड है। तो आपका रिसेंट में 1 यूज हुआ है, 7 यूज हुआ है और आपका 2 यूज हुआ है। तो जो सबसे कम आपका यूज हुआ है इन चारों में से वो आपका 3। तो 3 आपका रिप्लेस हो जाएगा इसमें। तो 3 की जगह पे 0 और ये 1, ये 7 और ये 2, क्योंकि ये रिसेंट में यूज हुए हैं आपके 1 7 और 2। रिसेंट में कौन सा यूज नहीं हुआ? फिर आपका 3। तो 3 को रिप्लेस कर दिया इसने और यहाँ पे आ जाएगा 0। ये आपका पेज फॉल्ट। अब नेक्स्ट जैसे ही 3 आया तो 3 आपका इस फ्रेम में नहीं है, फिर से आपका पेज फॉल्ट हो जाएगा।
अब कौन सा पेज यहाँ पे रिप्लेस होगा, तो आपका रिसेंट में 017। अब रिसेंट में यूज कौन सा नहीं हुआ आपका 2, तो 2 को रिप्लेस कर देगा, तो 0 1 और 7 2 की जगह पे क्या आ जाएगा 3। तो टोटल नंबर ऑफ पेज फॉल्ट कितने हुए, ये आपका पेज फॉल्ट था, ये भी फॉल्ट, ये भी फॉल्ट, ये भी फॉल्ट, ये भी फॉल्ट, लास्ट वाले भी फॉल्ट आपके, तो 3 2 5 और 2 7। तो यहाँ पे टोटल पेज फॉल्ट कितने हो गए आपके 7। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका बी। नेक्स्ट आपका विच ऑफ द फॉलोइंग एल्गोरिथम्स सॉर्ट एन नंबर ऑफ इंटीजर हैविंग द रेंज 0 to n square minus 1 इन असेंडिंग ऑर्डर इन बिग ऑफ n टाइम, बिग ऑफ n टाइम। तो यहाँ पे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बता दी है आपको कि बिग ऑफ n टाइम में कौन सा एल्गोरिथम यहाँ पे सॉर्ट करेगा। तो अगर हम बात करें सिलेक्शन सॉर्ट की, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी रहती है n स्क्वायर। बबल सॉर्ट, इसकी भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आपकी रहती है यहाँ पे n स्क्वायर, बिग ऑफ n स्क्वायर। रेडिक्स सॉर्ट, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है बिग ऑफ n। इंसर्शन सॉर्ट, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आपकी n स्क्वायर। तो यहाँ पे इतने टाइम में कौन सा एल्गोरिथम सॉर्ट करेगा, तो सिंपल सी बात है रेडिक्स सॉर्ट। नेक्स्ट है व्हाट इज द साइज ऑफ द टोटल लेंथ फील्ड इन IPv4 डाटाग्राम। तो अगर हम IPv4 डाटाग्राम की बात करें तो ये आपका फॉर्मेट रहता है, और इस फॉर्मेट में टोटल लेंथ जो फील्ड है वो आपकी कितनी बिट रहती है यहाँ पे 16 बिट। तो ये आपकी टोटल लेंथ फील्ड है आपकी जो 16 से 31। तो टोटल कितने बिट यूज हो रहे हैं यहाँ पे 16 बिट टोटल लेंथ के लिए। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी 16 बिट। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग 8085 माइक्रो प्रोसेसर हार्डवेयर इंटरप्ट हैज द लोवेस्ट प्रायोरिटी। तो यहाँ पे 8085 माइक्रो प्रोसेसर हार्डवेयर इंटरप्ट जो जनरेट करता है उसमें से यहाँ पे लोवेस्ट प्रायोरिटी बतानी है, इन चारों में से किसकी है। तो अगर हम हार्डवेयर इंटरप्ट की बात करें तो ये 5 हार्डवेयर इंटरप्ट जनरेट करता है आपका 8085 माइक्रो प्रोसेसर। फर्स्ट आपका ट्रैप, रीसेट 7.5, रीसेट 6.5, रीसेट 5.5 और आपका INTR। तो यहाँ पे जो प्रायोरिटी गिवन है वो हायर टू लोअर गिवन है, ये हायर टू लोअर। तो टॉप टू बॉटम आपका हायर टू लोअर प्रायोरिटी है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि लोवेस्ट प्रायोरिटी किसकी है, तो यहाँ पे लोवेस्ट आपकी INTR की। तो आंसर आपका हो जाएगा डी वाला INTR। नेक्स्ट है ए डायनेमिक रैम हैज रिफ्रेश साइकिल ऑफ 32 टाइम्स पर मिली सेकेंड। ईच रिफ्रेश ऑपरेशन रिक्वायर्स 100 नैनोसेकेंड एंड ए मेमोरी साइकिल रिक्वायर्ड 250 नैनोसेकेंड। What percentage of the memory's total operating time is required for refresh। तो यहाँ पे अगर हम बात करें मेमोरी साइकिल टाइम की, तो टोटल मेमोरी साइकिल टाइम कितना है यहाँ पे, टोटल मेमोरी साइकिल टाइम इक्वल टू आपका 250 नैनो सेकेंड। तो यहाँ पे सेकंड में कन्वर्ट कर सकते हो इसको, 250 इंटू 10 की पावर 9 सेकेंड। नंबर ऑफ रिफ्रेशेस, नंबर ऑफ रिफ्रेशेस, नंबर ऑफ रिफ्रेशेस इन 1 मिली सेकेंड, इन 1 मिली सेकेंड। तो यहाँ पे गिवन है 32 टाइम्स पर मिली सेकेंड। तो 1 मिली सेकेंड में कितनी बार रिफ्रेश हो रही है आपकी 32 टाइम्स। कितनी बार 32 टाइम्स। अब अगर हम 1 सेकंड में निकालें कि 1 सेकंड में कितने बार रिफ्रेश हो रही है, तो इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 से, जो कि आ जाएगा 32,000 आपका। इतनी बार रिफ्रेश हो रही है 1 सेकंड में। अब यहाँ पे टोटल मेमोरी साइकिल टाइम कितना आपका 250 नैनो सेकेंड, मतलब कि 250 इंटू 10 की पावर 9 सेकेंड। तो इतने टाइम में कितनी बार रिफ्रेश होगी, तो यहाँ पे नंबर ऑफ रिफ्रेशेस आपके फाइंड आउट हो जाएंगे। टोटल नंबर ऑफ रिफ्रेशेस,
टोटल नंबर ऑफ रिफ्रेशेस इन 250 नैनो सेकेंड। तो आपका यहाँ पे आंसर 32,000 इंटू 250, इसको नैनो सेकेंड को हम कन्वर्ट कर देंगे सेकेंड में। अब जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका ये आ जाएगा 8 इंटू 10 की पावर -3। तो ये नंबर ऑफ रिफ्रेशेस आ चुके हैं आपके टोटल मेमोरी साइकिल टाइम में। और एक रिफ्रेश ऑपरेशन कितना टाइम ले रहा है यहाँ पे 100 नैनो सेकेंड। तो टाइम टेकन बाय वन रिफ्रेश साइकिल कितना टाइम ले रही है यहाँ पे 100 नैनो सेकेंड। तो इसको भी आप कन्वर्ट कर सकते हो 100 इंटू 10 की पावर 9 सेकेंड में, जो कि आ जाएगा 10 की पावर -7 सेकेंड। अब यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ रिफ्रेशेस कितने हैं 8 इंटू 10 की पावर -3। और एक रिफ्रेश साइकिल कितना टाइम ले रही है 10 की पावर -7 सेकेंड। तो इतनी रिफ्रेश साइकिल कितना टाइम लेगी। तो टाइम टेकन बाय 8 इंटू 10 की पावर -3 रिफ्रेश साइकिल। तो आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा ये 8 इंटू 10 की पावर -3 इंटू 10 की पावर -7। तो ये आपका आ जाएगा 8 इंटू 10 की पावर -10 सेकेंड। तो इतना टाइम लेगी ये। तो देखो फिर से देखो, इसमें टोटल मेमोरी साइकिल टाइम गिवन है 250 नैनो सेकेंड। 1 मिली सेकेंड में कितनी बार रिफ्रेश हो रही है यहाँ पे 32 टाइम्स। तो नंबर ऑफ रिफ्रेश इन 1 मिली सेकेंड 32 आ गया। तो नंबर ऑफ रिफ्रेश इन 1 मिली सेकेंड कितना आ जाएगा आपका 32। और 1 सेकेंड में आपका निकालना है तो इसको 1000 से मल्टीप्लाई करवा देंगे 32,000 आ जाएगा। तो इतनी बार रिफ्रेश हो रही है 1 सेकेंड में। और टोटल मेमोरी साइकिल है यहाँ पे 250 नैनो सेकेंड की। तो इसमें कितनी बार रिफ्रेश होगी। तो 1 सेकेंड में इतना, तो 250 नैनो सेकेंड में कितना। तो ये तो सिंपल सा है, मैथमेटिक्स है। तो यहाँ पे हमारे सामने आ गया 8 इंटू 10 की पावर -3 टाइम्स। और एक रिफ्रेश साइकिल कितना टाइम लेती है 100 नैनो सेकेंड। तो इतनी रिफ्रेश साइकिल अब कितना टाइम लेगी। तो ये फिर से मैथमेटिक्स है कि एक रिफ्रेश साइकिल आपका टाइम लेती है 100 नैनो सेकेंड। तो 8 इंटू 10 की पावर -3 रिफ्रेश साइकिल कितना टाइम लेगी। तो हमने फिर से मैथमेटिक्स लगाया और 8 इंटू 10 की पावर -10 सेकेंड आ गया। तो इतना टाइम अब रिफ्रेश होने में लग रहा है एक टाइप से। इस डायनेमिक रैम को रिफ्रेश होने में कितना टाइम लग रहा है 8 इंटू 10 की पावर -10 सेकेंड। और टोटल मेमोरी साइकिल टाइम कितना आपका 250 नैनो सेकेंड। तो इतने टोटल टाइम में से इतना टाइम रिफ्रेश होने में वेस्ट हो रहा है एक टाइप से ये। तो व्हाट परसेंटेज ऑफ द मेमोरी टोटल ऑपरेटिंग टाइम इज रिक्वायर्ड फॉर रिफ्रेशेस। तो यहाँ पे टोटल टाइम कितना है डिवाइड बाय आपका 250 नैनो सेकेंड। तो नैनो सेकेंड की बात कर रहे हैं तो डिवाइड बाय 10 की पावर -9 आ जाएगा आपका। हमें परसेंटेज निकालना है व्हाट परसेंटेज। तो इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। तो यहाँ पे इसको सोल्व करना है सिंपली आपको। तो जब इसको सोल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 0.32%। तो आंसर आपका डी हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट है ए डीएमए कंट्रोलर ट्रांसफर्स 32 बिट्स वर्ड्स to a memory using cycle stealing. The words are assembled from a device that transmits characters at a rate of 4800 characters per second. The CPU is fetching and executing instruction at an average rate of 1 million instructions per second. By how much will the CPU be slowed down because of the DMA transfer? तो यहाँ पे टोटल 32 बिट्स वर्ड ट्रांसफर हो रहे हैं ड्यूरिंग साइकिल स्टीलिंग। तो अगर हम करैक्टर की बात करें तो जनरल टर्म में एक करैक्टर आपका 1 बाइट का होता है। एक करैक्टर कितने का होता है आपका 1 बाइट का। और यहाँ पे कितने बिट वर्ड ट्रांसफर हो रहे हैं ड्यूरिंग साइकिल स्टीलिंग 32 बिट वर्ड 32 बिट वर्ड्स आर ट्रांसफर। तो इसका मतलब 4 बाइट आपका ट्रांसफर हो रहा है इक्वल टू 4 बाइट हो जाएगा।
द वर्ड्स आर असेंबल फ्रॉम ए डिवाइस दैट ट्रांसमिट कैरेक्टर्स एट ए रेट ऑफ 4800 कैरेक्टर्स पर सेकंड। तो एक सेकंड में कितने कैरेक्टर ट्रांसफर हो रहे हैं यहाँ पे 4800। तो 4800 कैरेक्टर का मतलब यहाँ पे बाइट्स, तो 4800 बाइट्स इन 1 सेकंड। तो एक सेकंड में कितने ट्रांसफर हो रही है 48 बाइट्स। अब यहाँ पे 1 बाइट ट्रांसफर करने में कितना टाइम लगेगा फिर, तो 1/4800 सेकंड। सिंपल सा मैथमेटिक्स है। और 4 बाइट्स ट्रांसफर होने में कितने टाइम लगेंगे फिर, 4 बाइट्स से ट्रांसफर होने में कितने टाइम लगेंगे, क्योंकि यहाँ पे 32 बिट वर्ड्स ट्रांसफर होता है ड्यूरिंग साइकिल स्टीलिंग, तो जो कि है 4 बाइट। तो एक बाइट आपका ट्रांसफर होने में कितना टाइम लेता है यहाँ पे 1/4800 सेकंड। तो 4 बाइट कितना टाइम लेगा, 4/4800 सेकंड, जो कि आ जाएगा 1/1200 सेकंड टाइम। तो इसका मतलब 1200 वर्ड्स आर ट्रांसफर इन 1 सेकंड। इस स्टेटमेंट का मतलब तो यही हुआ। तो यहां पर अभी तक हमने सिंपल मैथमेटिक्स यूज किया है। देखो फिर से देखो, टोटल वर्ड्स कितने ट्रांसफर हो रहे हैं 32 बिट के, और यहाँ पे करेक्टर की बात कर रहा है, तो एक करेक्टर आपका 1 बाइट हो जाएगा, तो 32 बिट आपके 4 बाइट में हो गए कन्वर्ट। अब यहाँ पे 4800 करेक्टर्स पर सेकंड, तो टोटल ट्रांसमिट कितने करेक्टर हो रहे हैं एक सेकंड में 4800 बाइट्स। करेक्टर या बाइट सेम चीज है यहाँ पे। तो 4800 बाइट्स इन 1 सेकंड, तो 1 बाइट ट्रांसफर होगा 1/4800 सेकंड में। और टोटल कितने यहाँ पे ट्रांसफर करने हमें 4 बाइट्स, तो 4 बाइट्स आपके 1/1200 सेकंड में हो जाएंगे, मतलब कि 1200 वर्ड्स आर ट्रांसफर इन 1 सेकंड। अब CPU is fetching and executing instruction at an average rate of 1 million instruction per second। अब जो CPU है वो fetch कैसे कर रहा है, कैसे एग्जीक्यूट कर रहा है, तो आपका ये एग्जीक्यूट कर रहा है एक सेकंड में कितनी मिलियंस, 1 मिलियन इंस्ट्रक्शन। तो 1 मिलियन इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट कर रहा है ये। तो 1 मिलियन का मतलब यहाँ पे 10 लाख, 2 2 4 5 और 6, तो इतने नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो रही है एक सेकंड में। और उसी एक सेकंड में इतने वर्ड्स ट्रांसफर हो रहे हैं ड्यूरिंग साइकिल स्टीलिंग। इतने वर्ड्स ट्रांसफर हो रहे हैं आपके ड्यूरिंग साइकिल स्टीलिंग। तो इतना वर्ड्स का मतलब है टोटल आपका इतनी इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो रही है, उसमें से इतना आपका साइकिल स्टीलिंग के लिए यूज हो रहा है सीपीयू, तो उतना ही सीपीयू स्लो डाउन हो जाएगा। तो यहाँ पे परसेंटेज बतानी है आपको, तो परसेंटेज के लिए 1200 डिवाइड बाय 10 लाख, तो यहाँ पे 10 लाख इंटू 100, तो आपका ये आंसर आ जाएगा जो कि आएगा 0.12%। तो बी आंसर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट है ए सीपीयू हैंडल्स इंटरप्ट बाय एग्जीक्यूटिंग इंटरप्ट सर्विस सबरूटीन by checking interrupt register after execution of each instruction, by checking interrupt register at the end of the fetch cycle whenever an interrupt is registered, by checking interrupt register at regular time interval। तो जो सीपीयू है वो इंटरप्ट को कैसे हैंडल करता है, तो वो जो भी आपकी इंस्ट्रक्शन है, जो करंट में जो इंस्ट्रक्शन है उसको पहले फिनिश करता है, पहले उसको एग्जीक्यूट करता है। उसको एग्जीक्यूट करने के बाद ही वो इंटरप्ट रजिस्टर को चेक करता है ऑलवेज। तो यहां पे आंसर आ जाएगा आपका ए वाला, बाय चेकिंग इंटरप्ट रजिस्टर आफ्टर एग्जीक्यूशन ऑफ द ईच इंस्ट्रक्शन। मतलब कि जो करंट में आपकी इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो रही है उसको एग्जीक्यूट करेगा, उसको फिनिश करेगा, उसके बाद वो इंटरप्ट सर्विस सब रूटीन एग्जीक्यूट करता है जिसमें चेक करता है इंटरप्ट रजिस्टर। नेक्स्ट द कॉम्बिनेशन ऑफ एन आईपी एड्रेस एंड पोर्ट नंबर इज नोन एज नेटवर्क नंबर, सॉकेट एड्रेस, सबनेट मास्क नंबर या मैक एड्रेस। तो जो आईपी एड्रेस और पोर्ट नंबर इन दोनों के कॉम्बिनेशन को बोला गया है यहाँ पे सॉकेट एड्रेस। तो आईपी एड्रेस प्लस पोर्ट नंबर ये मिलकर क्या बनाते हैं आपका सॉकेट एड्रेस जनरेट करते हैं, ये सॉकेट एड्रेस।
तो आंसर हो जाएगा बी वाला। नेक्स्ट है ए नेटवर्क विद बैंडविड्थ ऑफ 10 Mbps कैन पास ओनली एन एवरेज ऑफ 15,000 फ्रेम्स पर मिनट with each frame carrying an average of 8,000 bits. What is the throughput of this network? तो यहाँ पे एक मिनट में कितने फ्रेम्स कैरी करता है, कितने फ्रेम पास करता है ऑन एन एवरेज? तो यहाँ पे आएगा आपका 15,000 फ्रेम्स इन 1 मिनट। और अगर हम यहाँ पे 1 सेकंड में बात करें कि 1 सेकंड में फिर कितने फ्रेम्स ट्रांसमिट करेगा, तो 15,000 अपॉन 60 फ्रेम्स हो जाएंगे यहाँ पे, एक सेकंड में निकाल लिया हमने। अब यहाँ पे ईच फ्रेम कैरिंग एन एवरेज ऑफ 8,000 बिट्स, तो यहाँ पे हर एक फ्रेम कितने बिट कैरी कर रहा है? 8,000। तो एक सेकंड में यहाँ पे इतने फ्रेम्स ट्रांसमिट हो रहे हैं और हर एक फ्रेम में कितने बिट्स है? 8,000। तो इतने फ्रेम्स में कितने बिट्स आएंगे? फिर ऑब्वियस सी बात है 15,000 अपॉन 60 इंटू 8,000 बिट्स। तो ये एक सेकंड में इतने बिट्स ट्रांसमिट कर रहा है, यही आपका थ्रोपुट हो गया। इसका मतलब यही तो थ्रोपुट आपका, थ्रोपुट ऑफ द नेटवर्क, कि एक सेकंड में कितने बिट्स ट्रांसमिट कर रहा है। तो वो आपका मेगा बिट्स पर सेकंड हो सकता है या बिट्स पर सेकंड। तो यहाँ पे आंसर गिवन है मेगा बिट्स पर सेकंड में। तो अब इसको थोड़ा सा सोल्व कर लो। यहाँ पे 0 से 0 कैंसिल हो गया, ये आपका 6 दूनी 12, 6 पंजे 30, 25 आठे 200, और फिर आपका 2 2 4 2 6, इतनी बिट्स आ जाएगी आपकी, जो कि इक्वल टू होता है आपका 2 Mbps, 2 मेगा बिट्स पर सेकंड। तो ये थ्रोपुट आ जाएगा आपका यहाँ पे। तो आंसर हो जाएगा आपका ए वाला 2 Mbps। नेक्स्ट है कंसिडर ए सबनेट विद 720 routers. If a 3-level hierarchy is chosen with the 8 cluster, each containing 9 region of 10 routers, then total number of entries in the routing table. अगर हम 3 level hierarchy यूज ना करें तो टोटल एंट्री डायरेक्ट यहाँ से आ जाएगी 720। बट अगर हम 3 level hierarchy यूज नहीं कर रहे तब आंसर आएगा 720। बट अब कितना आंसर आएगा अगर हम 3 level hierarchy यूज कर रहे हैं? तो 3 level hierarchy में आपके टोटल क्लस्टर कितने हैं? 8। तो ये क्लस्टर आपका C1, ऐसे ही आपका एक क्लस्टर है C2। तो लाइक दिस आपके टोटल क्लस्टर कितने हो गए? 8। और ईच कंटेनिंग 9 रीजन, तो हर एक क्लस्टर के पास में कितने रीजन? अब 9। कितने रीजन आपके? 9। तो हर एक क्लस्टर के पास में है यहाँ पे 9 रीजन। तो रीजन R1, R2 लाइक दिस, R3। तो ये आपके टोटल है 9 रीजन। और ईच रीजन कंटेनिंग 10 राउटर, और हर एक रीजन में कितने राउटर? अब 10 आपके राउटर है यहाँ पे। कितने राउटर आपके? 10 राउटर। तो इस तरह से तो टोटल नंबर ऑफ एंट्रीज इन ईच राउटिंग टेबल। अब अगर हम रीजन R1 की बात करें, रीजन R1 के पास में इन 10 के 10 राउटर्स की एंट्री मिलेगी। तो यहाँ पे 10 एंट्री तो ये हो चुकी है आपकी। अब इस रीजन को छोड़कर जो रिमेनिंग रीजन बचे आपके, क्योंकि टोटल रीजन कितने हैं? 9, तो रिमेनिंग कितने बचे? 8। तो ये भी एंट्री मिलेगी इसमें। अब टोटल क्लस्टर कितने आपके? 8 क्लस्टर है यहाँ पे। 8 में से इस क्लस्टर को छोड़कर रिमेनिंग की एंट्री भी मिलेगी यहाँ पे। तो 7, तो 10 8 18 और 7 25। तो टोटल नंबर ऑफ एंट्रीज कितनी आ चुकी है आपकी? 25। ये आंसर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट है इन ए क्लास फुल एड्रेसिंग द आईपी एड्रेस विद 0 एज नेटवर्क नंबर। अगर वहां पे नेटवर्क आईडी में 0 यूज कर ले क्लासफुल एड्रेसिंग में, तो ये किसको रेफर करता है? इट रेफर टू द करंट नेटवर्क, इट रेफर टू द ब्रॉडकास्ट ऑन द लोकल नेटवर्क, रेफर टू ब्रॉडकास्ट ऑन ए डिस्टेंट नेटवर्क, या रेफर टू ए लूप बैक टेस्टिंग। तो ये रेफर करता है आपका करंट नेटवर्क को। तो आंसर हो जाएगा आपका ए वाला। अगर नेटवर्क नंबर में, नेटवर्क आईडी में 0 यूज कर रहे हो, इट मीन्स इट रेफर टू द करंट नेटवर्क।
नेक्स्ट है इन इलेक्ट्रॉनिक मेल विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोकॉल अलाउ द ट्रांसफर ऑफ मल्टीमीडिया मैसेज, IMAP, SMTP, POP3 या MIME। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका MIME, मल्टीपर्पज इंटरनेट मेल एक्सटेंशन प्रोटोकॉल अलाउज द ट्रांसफर ऑफ मल्टीमीडिया मैसेज। नेक्स्ट है गिवन टू सीक्वेंस x एंड y, द लॉन्गेस्ट कॉमन सब सीक्वेंस ऑफ x एंड y इज। तो यहाँ पे दो सीक्वेंस गिवन है x और y, तो लॉन्गेस्ट सब सीक्वेंस बताना है। तो सिंपली आप यहाँ पे चेक कर लो, दोनों में कोई भी ऐसा सीक्वेंस जो लॉन्गेस्ट है, वो जरूरी नहीं आपका कंटिन्यूअस हो, नोट इन कंटिन्यूअस, तो जरूरी नहीं है कि वो आपका कंटिन्यूअस हो, लॉन्गेस्ट आपको फाइंड आउट करना है। तो सिंपली यहाँ से देखो, इसमें B से स्टार्ट हो रहा है, तो इसमें देखो B ये रहा, ये C आ रहा, ये रहा C आपका, C के बाद यहाँ पे B, ये B, इसके बाद A, ये रहा आपका A। तो यहाँ से सीक्वेंस आपको समझ आ गया, BCBA, तो आपका आंसर D वाला हो जाएगा, लॉन्गेस्ट कॉमन सब सीक्वेंस। नेक्स्ट है इफ देयर आर n नंबर ऑफ इंटीजर्स टू सॉर्ट, ईच इंटीजर हैज d नंबर ऑफ डिजिट्स एंड ईच डिजिट इज इन द सेट 1 2 से लेके k तक। तो रेडिक्स सॉर्ट कैन सॉर्ट द नंबर्स इन। अब आपको रेडिक्स सॉर्ट की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे n नंबर ऑफ इंटीजर गिवन है, जिसमें ईच इंटीजर हैज d नंबर ऑफ डिजिट्स एंड ईच डिजिट्स इज इन द सेट। तो अगर हम रेडिक्स सॉर्ट की बात करें तो वहां पे आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आती है बिग ऑफ n इंटू डब्ल्यू, वेयर w इज ए वर्ड साइज। अब यहाँ पे वर्ड साइज क्या आ जाएगा आपका, एक वर्ड का साइज क्या आ जाएगा यहाँ पे d प्लस k, 1 से लेके k तक है, ईच डिजिट इज इन द सेट। तो d प्लस k आ जाएगा आपका वर्ड का साइज, यहाँ पे w आ गया। एंड n इज द नंबर ऑफ कीज और n नंबर ऑफ इंटीजर है। तो यहां से हमें बिग ऑफ n इंटू डब्ल्यू करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, n इंटू डब्ल्यू का मतलब है d प्लस k। तो ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी फाइंड आउट हो जाएगी यहाँ पे रेडिक्स सॉर्ट की। तो यहां पे आंसर आ जाएगा आपका D। नेक्स्ट आपका फ्लड वार्सल एल्गोरिथम यूटिलाइज टू सोल्व द ऑल पेयर शॉर्टेस्ट पाथ प्रॉब्लम ऑन ए डायरेक्टेड ग्राफ इन टाइम। तो जो फ्लड वार्सल एल्गोरिथम होता है वो आपका डायनेमिक प्रोग्रामिंग को फॉलो करता है और इसमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी रहती है आपकी बिग ऑफ V क्यूब। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका C वाला। नेक्स्ट आपका मैच द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू द वेरियस मेमोरी मैनेजमेंट एल्गोरिथम। तो सबसे पहला आपका डिमांड पेजिंग। तो अगर हम डिमांड पेजिंग की बात करें तो ये आपका रिलेट करता है यहाँ पे वर्किंग सेट से। डिमांड पेजिंग इज ए मेथड ऑफ वर्चुअल मेमोरी मैनेजमेंट। इट अलाउज दैट ए प्रोसेस begins executions with none of its pages in physical memory and many page faults will occur until most of the process working set of the page is located in the physical memory। सेकंड आपका सेगमेंटेशन। तो आपका सेगमेंटेशन है, ये आपका रिलेट करता है यहाँ पे सपोर्ट्स यूजर व्यू ऑफ मेमोरी, क्योंकि सेगमेंटेशन क्या करता है, क्या रिप्रेजेंट करता है, यूजर व्यू ऑफ द मेमोरी। तो इसीलिए इसका आंसर थर्ड हो जाएगा। अब नेक्स्ट आपका डायनेमिक पार्टीशन। तो डायनेमिक पार्टीशन आपका रिलेट करता है यहाँ पे कॉम्पैक्शन। तो डायनेमिक पार्टीशन में क्या रहता है आपका, एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन इज द प्रॉब्लम और इसको सोल्व किया जाता है यूजिंग कंपैक्शन, उसको कॉम्पैक्ट करके। ठीक है, तो डायनेमिक पार्टीशन में आपका आ जाएगा कॉम्पैक्शन। अब लास्ट बचा आपका फिक्स्ड पार्टीशन, जो कि रिलेट करेगा डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग। तो फिक्स्ड पार्टीशन वेयर डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग इज रिस्ट्रिक्टेड बाय द नंबर ऑफ पार्टीशंस इन द मेमोरी। तो यहां पे इसका आंसर हो जाएगा आपका फोर्थ वाला। नेक्स्ट है फंक्शन ऑफ मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट। एड्रेस ट्रांसलेशन, मेमोरी एलोकेशन, कैसे मैनेजमेंट या ऑल ऑफ द अबो। तो मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट आपकी यूज होती है एड्रेस ट्रांसलेशन के लिए, क्योंकि जो सीपीयू है वो एड्रेस जनरेट करता है, वर्चुअल एड्रेस,
और उसको कन्वर्ट किया जाता है फिजिकल एड्रेस में। तो एड्रेस ट्रांसलेशन या फिर मैपिंग में यूज होती है, या फिर जो सीपीयू एड्रेस जनरेट करता है वो लॉजिकल एड्रेस होता है। तो लॉजिकल एड्रेस को कन्वर्ट किया जाता है, उसको मैप किया जाता है यहाँ पे फिजिकल एड्रेस ऑफ द मेन मेमोरी। तो ये फंक्शन होता है आपका मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट का, एड्रेस ट्रांसलेशन। नेक्स्ट है कंसीडर ए सिस्टम विद 12 मैग्नेटिक टेप ड्राइव्स एंड 3 प्रोसेस P1 P2 P3। तो यहाँ पे टोटल कितनी मैग्नेटिक टेप अवेलेबल है? 12 अवेलेबल है। और कितने प्रोसेस आपके? P1 P2 एंड P3। P1 रिक्वायर मैक्सिमम 10 टेप ड्राइव, तो यहाँ पे मैक्सिमम रिक्वायरमेंट तो इसकी 10 है। P2 4 टेप, तो यहाँ पे 4 P2 की है, और P3 की है यहाँ पे 9। तो मैक्सिमम नीड 10, 4 और 9। सपोज दैट एट टाइम T1 प्रोसेस P1 इज होल्डिंग 5 टेप ड्राइव। तो यहाँ पे होल्ड कितना कर रहा है? P1। तो P1 होल्ड कर रहा है, होल्ड एट टाइम T1 होल्डिंग 5 टेप, और P2 होल्ड कर रहा है 2, और P3 होल्ड कर रहा है यहाँ पे 3। एट टाइम T1 द सिस्टम इज इन सेफ स्टेट एंड अनसेफ स्टेट, डेडलॉक या स्टारवेशन। तो यहाँ पे अगर हम बात करें होल्डिंग की, तो 5 + 2 + 3 कितनी होल्डिंग है यहाँ पे? 5 2 7 3 10 की, 10 होल्ड करके बैठे हैं। और अवेलेबल कितने हैं यहाँ पे? 12। तो 12 में से 10 होल्ड करके बैठे हैं, 12 में से 10 होल्ड करके बैठे हैं, तो फ्री कितने आपके? 2 फ्री है, सिर्फ 2 ही आपकी मैग्नेटिक टेप यहाँ पे फ्री है। अब अगर ये 2 फ्री P2 को मिल जाए, क्योंकि P2 की मैक्सिमम रिक्वायरमेंट है 4, और ये जो फ्री वाली इसको अलोकेट कर दो, तो यहाँ पे इसकी मैक्सिमम नीड पूरी हो जाएगी P2 की। P2 अपना काम पूरा करेगा, पूरा करने के बाद चारों को रिलीज कर देगा, 4 की 4 रिलीज कर देगा ये। अब जैसे ही इसने रिलीज करी, अब ये 4 P1 को अलोकेट हो सकती है या P3 को। तो यहाँ पे देख लेते हैं एक बार। P1 के पास में 5 है, और इसको मैक्सिमम है नीड 10 की, तो यहाँ पे रिक्वायरमेंट 5 की है, तो 4 से तो काम नहीं चलेगा इसका, तो P1 को अलोकेट नहीं होने वाली। ऐसे ही अगर हम P3 की बात करें तो 9 मैक्सिमम नीड है और अलोकेट है 3, तो रिक्वायर्ड है यहाँ पे 6। अगर ये 4 इसको भी अलोकेट कर दें तो भी इसका काम नहीं चलने वाला। तो इसका मतलब इस स्टेज पे जो आपकी स्टेट है वो आपकी अनसेफ स्टेट है। ये कौन सी स्टेट आ गई? अनसेफ। सेफ स्टेट कौन सी होती है? जिसमें सभी को अलोकेट हो जाए, जिसमें सभी को अपने जो रिसोर्सिज है वो अलोकेट हो जाए। अब यहाँ पे अलोकेशन नहीं हो पा रही है क्योंकि नीड यहाँ पे ज़्यादा है और अवेलेबल जो है वो 4 ही है। नेक्स्ट है इन ए प्रोपोजिशनल लॉजिक गिवन P एंड P दिस इंप्लाइज Q वी कैन इन्फर। तो यहाँ पे P और आपका P दिस इंप्लाइज Q, ये दोनों ही ट्रू गिवन है, ये दोनों ही ट्रू गिवन है। तो यहाँ से हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, क्या डिटरमाइन कर सकते हैं कि आपका ये वाला ट्रू होगा या ये वाला या C वाला या D वाला। तो अगर हम इसकी टेबल देखें यहाँ पे P दिस इंप्लाइज Q की अगर ट्रूथ टेबल अगर आप देखोगे तो आपके सामने ये टेबल आएगी। अब इस टेबल में जब P आपका ट्रू है तो यहाँ पे P ट्रू गिवन है और P दिस इंप्लाइज Q ये भी आपका ट्रू गिवन है। तो इस केस में आपका Q ये भी क्या हो जाएगा, आपका ट्रू हो जाएगा। तो उस केस में आपका Q भी क्या होगा, ट्रू ही होगा यहाँ पे। तो इन दोनों से हमें क्या डिटरमाइन हो रहा है यहाँ पे कि Q ये भी आपका ट्रू है। तो इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका बी वाला, कि अगर P ट्रू है और P दिस इंप्लाइज Q आल्सो ट्रू, इट मीन्स Q इज आल्सो ट्रू। ये ट्रूथ टेबल से आपको पता लग जाएगा।
तो आंसर हो गया आपका बी। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर फॉल्स, तो फॉल्स बतानी है आपको। A connected multigraph has an Euler circuit if and only if each of its vertices has even degree। ये स्टेटमेंट आपकी ट्रू है यहाँ पे। A connected multigraph has an Euler path but not an Euler circuit if and only if it has exactly two vertices of odd degree। तो ये भी स्टेटमेंट आपकी ट्रू है। A complete graph has an Hamilton circuit whenever n is greater than equal to 3। ये भी स्टेटमेंट आपकी ट्रू है। लास्ट है a cycle over 6 vertices is not a bipartite graph but a complete graph over 3 vertices is bipartite। तो यहाँ पे अगर हम साइकिल ग्राफ की बात करें, साइकिल ग्राफ मतलब C1, C2, C3, C4, C5, C6, तो ये ग्राफ साइकिल ग्राफ विद एन इवन नंबर ऑफ वर्टिसेस आर बाइपार्टाइट, मतलब कि इवन नंबर ऑफ वर्टिसेस वाले जैसे C2, C4, C6, ये सारे ग्राफ क्या होते हैं आपके बाइपार्टाइट होते हैं। जबकि यहाँ पे 6 वर्टिसेस C6 इज नॉट बाइपार्टाइट ग्राफ बोल रहा है ये, तो ये स्टेटमेंट आपकी फॉल्स है। यहाँ पे ये स्टेटमेंट क्या आपकी फॉल्स, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका डी। इसका आंसर क्या हो जाएगा डी। नेक्स्ट है कंसिडर द ग्राफ गिवन बिलो द टू डिस्टिंक्ट सेट ऑफ वर्टिसेस विच मेक द ग्राफ बाइपार्टाइट। तो यहाँ पे बाइपार्टाइट ग्राफ कौन सा होता है, तो इसमें हम सेट ऑफ वर्टिसेस को दो सेट में डिवाइड करते हैं। दो सेट में यहाँ पे डिवाइड किया जाता है बाइपार्टाइट में, V1 और V2। अब V1 में जो आपके सेट ऑफ वर्टिसेस होंगे और V2 में जो सेट ऑफ वर्टिसेस होंगे, तो V1 वाले आपस में कनेक्टेड नहीं होंगे, ऐसे ही V2 वाले जितने भी वर्टिसेस है वो आपस में कनेक्ट नहीं होते। तो इसका मतलब V1 वाले कनेक्ट होंगे V2 से या V2 वाले वर्टिसेस कनेक्ट रहते हैं V1 से। तो इस तरह से पार्टीशन होता है, V1 वाले V1 से कनेक्ट नहीं होंगे और V2 वाले V2 से कनेक्ट नहीं होंगे। इसका मतलब V1 वाले V2 से कनेक्ट हो सकते हैं या V2 वाले V1 से। तो सिंपली अब आपको यहाँ पे जो गिवन ऑप्शन है इसी में आपको आंसर मिल जाएगा। अगर फर्स्ट वाले आंसर की बात करें कि V1, V4, V6, तो यहाँ पे इस पार्टीशन में 3 वर्टिसेस है V1, V4, V6। तो यहाँ पे चेक कर लो V1 और V4 नॉट कनेक्टेड एंड V6, तो V6 ये तीनों आपस में कनेक्टेड नहीं है, डायरेक्ट कनेक्टेड नहीं है। तो ये सेट तो आपका सही है। लेकिन सेकंड वाले सेट की बात करें V2, V3 तो आपस में कनेक्टेड नहीं है। V5 ये भी कनेक्टेड नहीं है। V7 तो यहाँ पे V5 और V7 तो ग्राफ में अगर चेक करोगे V5 और V7 ये आपस में कनेक्टेड है, यहाँ पे डायरेक्ट पता चल रहा है। अब V5 और V7 क्योंकि एक ही पार्टीशन का सेट है ये, अब ये आपस में कनेक्ट नहीं हो सकते, इसका मतलब ये आपका आंसर नहीं होगा, फर्स्ट वाला आंसर नहीं है। बस आपको यही चेक करना है। सेकंड वाले ऑप्शन में V1, V7, V8, V1, V7 और V8 ये तो सही है, कोई भी आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं है, डायरेक्ट कनेक्टेड नहीं है। दूसरे सेट में बात करें V2, V3 सही है, V5 ये भी सही है, V6 अब V5 और V6 आपस में कनेक्टेड है, तो ये सेम सेट में आपस में कनेक्टेड नहीं हो सकते, तो सेकंड वाला भी आंसर नहीं होगा। थर्ड वाले की बात कर लेते हैं। V1, V4 अलग अलग है, V6, V7 अलग अलग है, V1, V6 कोई भी कनेक्टेड नहीं है, तो ये सेट तो सही है। सेकंड वाला V2, V3 आपस में कनेक्टेड नहीं है, V5, V8 या V8, V1 तो कोई भी यहाँ पे आपस में कनेक्टेड नहीं है, तो आंसर हो जाएगा थर्ड वाला। आंसर क्या आ गया आपका थर्ड वाला। ऐसे ही लास्ट में अगर चेक करोगे तो V1, V4 कनेक्टेड नहीं है, V6, V7 अब V7 और आपका V8 तो यहाँ पे V8 और V4 एक दूसरे से कनेक्टेड है, V8 और V4 इस वाले सेट में कनेक्टेड है, तो आंसर आपका फोर्थ वाला नहीं होगा, तो आंसर क्या आ जाएगा आपका थर्ड वाला। नेक्स्ट है लेट P ऑफ M, N बी द स्टेटमेंट M डिवाइड्स N। तो यहाँ पे P ऑफ M, N का मतलब है M डिवाइड्स N वेयर द यूनिवर्स ऑफ डिस्कोर्स फॉर द बोथ द वेरिएबल इज द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर। तो ये पॉजिटिव इंटीजर्स की बात कर रहा है। डिटरमाइन द ट्रूथ वैल्यूज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोपोजिशन। तो यहाँ पे इस स्टेटमेंट का मतलब है कि M डिवाइड्स N। अब यहाँ पे फर्स्ट प्रोपोजिशन गिवन आपको फॉर एवरी N
P ऑफ 1 कोमा n, तो इसका मतलब क्या है, तो फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ n, यहाँ पे इस स्टेटमेंट का मतलब होता है ये फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ n। अब 1 कोमा n का मतलब है कि जितने भी n है आपके, n का मतलब जितने भी आपके पॉजिटिव इंटीजर है वो सारे के सारे डिवाइड होते हैं 1 से। तो ऑब्वियस सी बात है ये स्टेटमेंट आपकी ट्रू है। यहाँ पे भाई जितने भी पॉजिटिव इंटीजर है वो सारे के सारे 1 से डिवाइड तो होते ही हैं फॉर ऑल n, तो इसका मतलब फर्स्ट वाली स्टेटमेंट आपकी ट्रू हो चुकी है यहाँ पे। अब नेक्स्ट आपकी सेकंड वाली स्टेटमेंट, तो यहाँ पे इसका मतलब होता है देयर एग्जिस्ट m फॉर ऑल n p m कोमा n, कि देयर इज एटलीस्ट 1 m फॉर ऑल n, देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट 1 m फॉर ऑल n, ये स्टेटमेंट का मतलब है। यहाँ पे m कोमा n का मतलब है कि m डिवाइड्स n। अब यहाँ पे जितने भी n है फॉर ऑल n, कम से कम एक m वहां पे एग्जिस्ट कर रहा है जो उसको डिवाइड कर रहा है। भी ऑब्वियस सी बात है इतने सारे n है, सभी n के लिए, सभी पॉजिटिव इंटीजर के लिए कोई ना कोई एक m की वैल्यू ऐसी मिलेगी, कोई ना कोई एक ऐसी m की वैल्यू मिलेगी जो उसको डिवाइड कर रही होगी। तो ये स्टेटमेंट भी आपकी क्या हो चुकी है, अब ट्रू हो चुकी है यहाँ पे। अब लास्ट वाली स्टेटमेंट को चेक कर लेते हैं। लास्ट स्टेटमेंट कह रही है कि देयर एग्जिस्ट m फॉर ऑल n p m कोमा n, तो ये वाली स्टेटमेंट अब फॉल्स है। ये कह रहा है कि सभी n को सभी m डिवाइड करते हैं, भी सभी n को सभी m डिवाइड करते हैं, ऐसा तो नहीं होता। अगर हम 10,7 की बात करें तो ये आपका m है, ये आपका n है, क्या ये 7 10 को डिवाइड कर रहा है? नहीं कर रहा। तो सभी के सभी n सभी के सभी m से डिवाइड नहीं होते हैं। पॉजिटिव इंटीजर में अगर हम बात करें सभी के सभी एक दूसरे से डिवाइड नहीं होते हैं, तो इसका मतलब ये वाली स्टेटमेंट आपकी फॉल्स है यहाँ पे। तो अब आपको यहाँ पे बताना है कि फर्स्ट वाली आपकी ट्रू है, सेकंड वाली ट्रू है और थर्ड वाली फॉल्स है, तो आंसर हो जाएगा ए वाला। नेक्स्ट है कंसिडर द कंपाउंड प्रोपोजिशन गिवन बिलो, ए बी और सी, विच ऑफ द अबव प्रोपोजिशन आर टोटोलॉजी। अब इनमें से टोटोलॉजी बताना है कौन कौन सी है। तो फर्स्ट वाली की अगर बात करें P और नगेशन ऑफ P एंड Q, तो यहाँ पे हम और को रिप्रेजेंट कर सकते हैं प्लस से, एंड को रिप्रेजेंट कर सकते हैं डॉट मल्टीप्लाई से, मतलब तो थोड़ा सा इजी हो जाएगा। और नगेशन मतलब कॉम्प्लीमेंट होता है हमारा, तो यहाँ पे इस स्टेटमेंट को मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे P प्लस पी क्यू का कॉम्प्लीमेंट। अब यहाँ पे हम डी मॉर्गन लॉ अप्लाई कर देंगे तो आपका आ जाएगा P प्लस ये आपका P का कॉम्प्लीमेंट प्लस Q का कॉम्प्लीमेंट, डी मॉर्गन लॉ। अब यहाँ से ये आपका 1 हो चुका है, तो इसका मतलब 1 प्लस Q कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू 1 ही आएगा। 1 का मतलब दिस इज टोटोलॉजी, तो फर्स्ट वाली स्टेटमेंट आपकी टोटोलॉजी में कन्वर्ट हो गई है, इसका मतलब ये टोटोलॉजी है आपकी। सेकंड वाली की बात करते हैं। सेकंड वाली में P एंड नेगेशन ऑफ Q और नेगेशन ऑफ P एंड Q, तो इसको प्लस और डॉट वैसे ही करते हैं, इजी हो जाता है सॉल्व करना। तो यहाँ पे पी क्यू कॉम्प्लीमेंट प्लस पी क्यू का कॉम्प्लीमेंट, तो यहाँ पे ये आपका पी क्यू कॉम्प्लीमेंट प्लस डी मॉर्गन लॉ अप्लाई कर दो यहाँ पे पी कॉम्प्लीमेंट प्लस क्यू कॉम्प्लीमेंट। अब इसमें और इसमें कॉमन क्या आपका, यहाँ पे आया हमारा कॉमन क्यू कॉम्प्लीमेंट, तो अंदर क्या बचेगा p प्लस 1 और प्लस में p कॉम्प्लीमेंट, तो ये p प्लस 1 आपका 1 हो गया। अब ये 1 होने से यहाँ पे q कॉम्प्लीमेंट आया है, बाहर क्या है आपका q कॉम्प्लीमेंट, तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा q कॉम्प्लीमेंट प्लस p कॉम्प्लीमेंट, तो ये तो 1 में कन्वर्ट नहीं हुआ, तो इट मीन्स दिस इज नॉट टोटोलॉजी, तो सेकंड वाला टोटोलॉजी नहीं है। थर्ड वाला चेक कर लो, तो थर्ड वाला आपका P एंड Q R, तो P डॉट Q प्लस R, अब यहाँ पे ये पी क्यू प्लस पी आर आ जाएगा, तो ये भी 1 में कन्वर्ट नहीं हुआ, इसका मतलब ये भी टोटोलॉजी नहीं है, तो आंसर आ जाएगा
डी वाला, ओनली ए। विच ऑफ द अबव प्रोपोजिशन आर टोटोलॉजी, ओनली ए। ये आंसर हो गया इसका।